वही अगर आपने एक गलती कर दी ना तो ये आपके चाचे फूफे बन जाते हैं, जिनको शादियों में दही बल्ला नहीं मिला तो ये रोने लग जाएंगे। जब हमने ये एसीएस स्टार्ट करने की सोची थी ना, द बिगेस्ट चैलेंज इज 2014 में जब मैं खुद सेलेक्ट हुआ था एज अ फाइटर इन सुपर फाइट लीग एंड यू एग्री टू इट कि हाँ यार पैसे भी मिल रहे हैं, खेलने को भी मिल रहा है, बढ़िया यार खेल लेते हैं। जब हमने फर्स्ट इवेंट कराया था तो ये नहीं सोचा था कि हम 9 तक जाएंगे। मार्शल आर्ट्स का जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत अलग होता है। फाइटर के लिए ना एक ड्रीम होता है टू होल्ड दैट बेल्ट। माइंडसेट है हमारा भी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ कनेक्ट हो। अगर हम कुछ ऐसा ही इंट्रोड्यूस कर दें, ऐसा ही कुछ ले आएँ जिसके लिए लोग एक्चुअली में प्रो की तरफ भाग रहे हैं। जैसे ही केज बाय किया, विद इन 20 डेज कोविड आ गया। जर्नी वॉज वेरी टफ। आपकी ना फाइट बाहर वालों से नहीं होती, आपकी फाइट आपकी फैमिली से होती है। वी हेard बैड comments from fighters also. We have to make champions from India. आपको लगता है आपकी ट्रेनिंग सफाइस नहीं है, आप वहां आओ, अपनी ट्रेनिंग करो, हम आपको हेल्प करेंगे आगे एमेच्योर करियर को बिल्ड करने में। उससे फाइटर भागता है प्रो की तरफ, बट वो प्रो का टाइटल लगते ही ना उसका ग्राफ वापस से नीचे आने लगता है। अब वो इतना बड़ा हाथी जो मैंने पाल लिया था ना, वो मतलब वो थ्रू आउट कोविड मेरे लिए एक जर्नी बहुत अप एंड डाउन एंड रोलर कॉस्टर थी, बट स्टिल वी मेक इट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन। आज खास मौके पर आप सभी के साथ जुड़ रहे हैं। एमेच्योर सीरीज़ का सीज़न 9 जो है वो आने वाला है, एमएमए फाइट, जो कि 30 तारीख को होगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सबसे पहले एबीपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। From where this idea generated of starting ACS, because MMA is something जो कि अभी इंडिया में इतना parallelly is not well known. So इसको आइडिया आप कैसे आगे और लेके जाना चाहते हैं और इसकी रीच इंडिया में और ज़्यादा कैसे बूस्ट करेंगे? सो आइडिया जनरेट हुआ था 2014 में, जब मैं खुद सेलेक्ट हुआ था एज अ फाइटर इन सुपर फाइट लीग दैट टाइम। एंड वो प्रमोशन ने मेरे को बहुत डायरेक्टली आई ऑफर्ड एज अ प्रोफेशनल फाइटर दैट टाइम। और तब मेरे को एमएमए के बारे में कुछ नहीं पता था, आई वाज जस्ट अ इंटरनेशनल कराटे प्लेयर। तो वहाँ मेरे को थोड़ा सा लगा कि मतलब होता है ना, इनिशियली आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है एंड यू एग्री टू इट कि हाँ यार पैसे भी मिल रहे हैं, खेलने को भी मिल रहा है, बढ़िया यार खेल लेते हैं। बट आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली आप जहाँ जा रहे हो वहाँ क्या क्या करने वाले हो और वो गेम क्या है। तो उधर मेरे को लगा कि दैट्स अ बिग गैप, क्योंकि बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है, एजुकेटेड नहीं है अबाउट दी एमएमए। एंड आई थिंक वो जो गैप था वो मुझे शायद आफ्टर 9 and 8 years समझ में आया कि ये तो अभी भी बहुत बड़ा गैप है। एंड देन वी स्टार्टेड एमेच्योर कॉन्टेंडर सीरीज, जिसमें हम सिर्फ एमेच्योर्स के ऊपर फोकस कर रहे थे, नॉट ऑन प्रोफेशनल फाइटर्स। एंड फिर वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। आफ्टर कोविड वी स्टार्टेड आवर इवेंट्स एंड टिल नाउ हमने 8 इवेंट इसके कर दिए हैं एंड 9th के लिए वी आर रेडी। आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखते हैं सीज़न अब 9वां जो आने वाला है, कैसी जर्नी रही अभी तक, अगर हम इसकी बात करें एमेच्योर फाइटिंग के तौर पर? जर्नी इज ऑन एंड ऑफ, अप एंड डाउन, हर तरीके से हमने फेस की है। एंड जब हमने फर्स्ट इवेंट कराया था तो ये नहीं सोचा था कि हम 9 तक जाएंगे। सो एवरी इवेंट वी इम्प्रूव, वी बिकम बेटर। एंड हमारे साथ जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, जैसे सुनील सर हमारे साथ ऑन बोर्ड आए, देन प्रिया ऑन बोर्ड आई, तो हमारा धीरे धीरे जो स्केल है वो बहुत लार्ज होता चला गया। सो जर्नी बहुत अप एंड डाउन एंड रोलर कॉस्टर थी, बट स्टिल वी मेक इट। इस गेम की अगर बात करें तो धीरे धीरे जो इंडिया में जो यंग लोग हैं वो इसकी तरफ से बहुत आकर्षित हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कुछ नाम भी लिए, उसके बाद भी बहुत सारे हम हर घर में भी देखते हैं। तो पहले WWE का क्रेज़ हुआ करता था, आज हम बात करते हैं UFC की, एमएमए फाइट्स की बात करते हैं। अब एमेच्योर भी आ रहा है, तो यंग जो लड़के हैं या लड़कियां, उनको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप कैसे देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है उनको मिल रही है और ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, क्योंकि एक कोचेज़ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है? सी बहुत सालों से हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि यूथ जो है, यंगस्टर्स हैं, दे विल गेट इनटू दिस साइड ऑफ मार्शल आर्ट्स, स्पेसिफिकली जहाँ पर आपको बॉडी वेट वर्कआउट करना होता है, जहाँ आप अपने मेंटल एंड फिजिकल दोनों को कोऑर्डिनेट करके ट्रेनिंग करते हैं। एवरी स्पोर्ट हैज़ देयर ओन डिफरेंट वे ऑफ ट्रेनिंग, बट मार्शल आर्ट्स का जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत अलग होता है। चैलेंजेस हैं, हार रहे हो आप, कंपटीशन हारते हो, वापस आते हो, ट्रेनिंग करते हो, फिर वापस से उसी कंपटीशन में उतरते हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये लाइफ चेंजिंग है। हमें भी लाइफ में बहुत बार गिरना पड़ता है, फिर उठना पड़ता है। तो वो चीज़ हमारे यूथ के अंदर डेवलप हो,
ग्रो हो, आई थिंक वही एक माइंडसेट है हमारा भी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ कनेक्ट हो। जब हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था या जब हमने प्रिया ने स्टार्ट किया था, तब हमारे पास ऐसे स्टेजेस हुआ ही नहीं करते थे। हमारे पास फेडरेशन होती थी, मार्शल आर्ट्स के अलग अलग डिसिप्लिन होते थे, जैसे कोई जूडो खेल रहा है, कोई जी। कराटे खेल रहा है, कोई रेसलिंग की तरफ से है। तो उस वक्त पे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी ऐसी थी ही नहीं कि हम डेवलप कर पाए। बट आज जो फैसिलिटी, आज जो प्रमोशंस, आज जो स्टेजेस हम लोग एज अ प्रमोटर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यंग जनरेशन के पास इतना ज़्यादा एक्सपोजर है टू शार्पन देयर स्किल्स कि वो कभी किसी एमएमए कंपटीशन में खेल रहा है, कभी किसी में खेल रहा है, और जब वो हमारे तक आता है तो वो मतलब हम जो रॉ मटेरियल है ना उसको एकदम शार्प करके एकदम फाइन बनाते हैं, तब जाकर वो लोग यूएफसी और इस तरीके के लिए प्रिपेयर हो पाते हैं। तो हमारा भी आगे तक का जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो यही है कि हमारे स्टेज से कुछ ऐसे टैलेंट निकले, ऐसा टैलेंट बने, ऐसा टैलेंट नर्चर हो जो जब वहाँ जाए तो दिल बी लाइक किलिंग मशीन। आज हम नाम लें बड़े बड़े खिलाड़ियों का कि कोई खबीब के कैंप से है, कोई किसी कैंप से है, सो दे हैव देयर माइंडसेट वेरी क्लियर कि जाना है भाई, ये करके आना है, वी हैव टू बी चैंपियन। सो ऐसा इंडियन कल्चर में आई थिंक बहुत जल्दी आने वाला है, और आई थिंक ACS विल बी दी ओनली सोर्स फॉर एवरीबॉडी कि आप भाई इधर खेलो, इधर नर्चर हो, और आप आगे UFC के लिए विल बी रेडी। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, हमारे कंपटीशन में ना हमने ये भी देखा, जैसे मैंने फर्स्ट इवेंट कराया था तो बहुत सारे फाइटर्स ना हमें ये मैसेज करते थे कि सर हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, नहीं खेलने दे रहे, वो बोल रहे हैं क्या करेगा बेटा, ये है वो है। फिर स्लोली एंड वी गेट कनेक्टेड विद जियो टीवी। लास्ट इवेंट हमारा मतलब जियो टीवी में आया था, तो मतलब हम कुछ चैनल्स के साथ भी कनेक्ट हुए, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा माइलेज मिलने लगी। तो वो जब पेरेंट्स तक वो चीज़ जाती है ना कि अरे यार हमारा बच्चा टीवी पे आ रहा है ना, हमारा बच्चा इस फलाने चैनल पे आ रहा है या XYZ चैनल पे आ रहा है, तो वो पेरेंट्स भी ना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते हैं, जो हमारे टाइम पे शायद नहीं था। आई थिंक कन्विंसिंग पेरेंट्स इज वेरी इजी। हाँ, बिकॉज मुझे बहुत साल लगे मेरे पेरेंट्स को समझाने में कि मैं जो कर रही हूँ इट्स लाइक अ गुड स्पोर्ट और उसमें भी करियर बन सकता है। अभी तो आई थिंक मेरे मॉम डैड से ज़्यादा सपोर्टिव तो कोई है ही नहीं। एंड माय डैड वॉच माय ओपोनेंट्स फाइट्स बिफोर कि ये करना करके। बट अभी आई थिंक ACS इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर अपकमिंग टैलेंट्स। सी एट द एंड हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी फाइटर के अंदर कितना हंगर है, उसको कितना आगे जाना, वो कितना ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेके, वो फाइटर्स लोग को हमें शो करना पड़ेगा ताकि हम लोग उनको आगे एक लेवल पे लेके जा सकें। थोड़ा सा क्या होता है कि फाइटर के लिए ना एक ड्रीम होता है टू होल्ड दैट बेल्ट, और अभी क्या हो रहा था कि मतलब मैं मार्केट बोल रहा हूँ बट द कम्युनिटी में क्या हो रहा था कि लोग ना दे डोंट डिलीवर अ राइट अवार्ड एंड राइट थिंग टू द MMA फाइटर्स। अब उससे फाइटर भागता है प्रो की तरफ, बहुत जल्दी होती है उसे कि मैं प्रो बन जाऊं, बट वो प्रो का टाइटल लगते ही ना उसका ग्राफ वापस से नीचे आने लगता है, क्योंकि उसको मल्टीपल फाइट्स नहीं मिलती हैं बहुत जल्दी अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए। प्रो में ना यू हैव टू बी वेरी पेशेंस, एंड एमेच्योर को कम से कम 20 से 25 फाइट खेलना चाहिए अपने करियर में, सो दैट वो अपनी हर तरीके की अपनी स्किल को ना टेस्ट कर चुका हो प्रो में एंटर करने से पहले। तो आई थिंक बेल्ट का कॉन्सेप्ट मेरा और सुनील सर का यही था कि अगर हम कुछ ऐसा ही इंट्रोड्यूस कर दें, ऐसा ही कुछ ले आएँ जिसके लिए लोग एक्चुअली में प्रो की तरफ भाग रहे हैं, राइट, तो दे विल शार्प देयर स्किल्स मोर एंड बेटर कि यार मुझे टाइटल का, मेरे को वर्ल्ड का एमेच्योर टाइटल बनना है, मतलब मेरे को वर्ल्ड का एमेच्योर चैंपियन बनना है, तो आई थिंक वो और अपनी स्किल्स को ना शार्प करने लग जाएंगे। सो दैट्स व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस बेल्ट। अदरवाइज नॉर्मली बहुत सारे कॉम्पिटिशंस में जस्ट अ मेडल एंड यू नो सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दैट। So we are the first one in India जो amateur में बेल्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैम जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप शुरू से जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो क्या चैलेंजेस आपको महसूस हुए? कि बीच में कोविड भी आया था, तो 2-2.5 साल वो बहुत टफ रहे होंगे, कैसे आपने मैनेज की चीज़ें? उसके बाद फिर पटरी पर लौटी ज़िंदगी, दोबारा से लोग आए, कंपटीशन शुरू हुए, कैसा वो टाइम था? और आपके टाइम पे क्या आपको लगता है कि अब मतलब सही चल रहा है सब? सो चैलेंजेस जो थे ना वो मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं आई टेल यू कि जब हमने ACS स्टार्ट करने की सोची थी ना, द बिगेस्ट चैलेंज इज द केज, MMA केज। इंडिया में वो है नहीं, और जिनके पास है उनसे लेना बहुत टफ है। राइट। सो जब मैंने फर्स्ट इवेंट कराया तो आई गॉट सैबोटाज इन दैट, एंड
मेरे को जो केज भेजा गया, मैंने सोचा चल मैं कराता हूँ, एक छोटे स्केल पे कराता हूँ। जब केज भेजा गया तो वो केज पूरा नहीं था। जब हमने लगाया तो हमें इवेंट कैंसिल करना पड़ा, रद्द करना पड़ा वो इवेंट। तो दैट वाज अ किक टू मी। मतलब मेरे को ये था कि नहीं भाई, अपना तो होना चाहिए, और केज होगा तो अपना ही होगा, सेटअप होगा तो अपना ही होगा। देन आई प्लान टू बाय अ केज। फर्स्ट थिंग इज केज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट उस वक्त दिमाग में बैठ गया था कि लेना है। अब जब मैंने केज बाय किया, मतलब इट वाज नॉट अ छोटा सा इन्वेस्टमेंट, आई कांट से इट ऑन कैमरा। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, एंड लड़ झगड़ के फैमिली से कैसे तैसे करके लोन्स लिया, ये किया वो किया, और केज बाय कर लिया। जैसे ही केज बाय किया, विद इन 20 डेज कोविड आ गया। अब वो इतना बड़ा हाथी जो मैंने पाल लिया था ना, वो मतलब वो थ्रू आउट कोविड मेरे लिए एक, मतलब कहते हैं ना बैठे बैठे का आपके पास आपने जबरदस्ती का कुछ ले लिया उड़ता उड़ता, तो वो मैंने वो उड़ता उड़ता तीर ले लिया था। तो उसके बाद फैमिली प्रेशर के ये ले लिया है, इसको ले लेके घूम रहे हैं, कभी वेयर हाउस चेंज कर रहे हैं, कभी रेंटिंग इश्यूज, कभी फाइनेंशियल इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें फेस करी। बट व्हेन कोविड एंड्स, वी स्टार्ट आवर फर्स्ट इवेंट इन अ ओपन स्पेस, एक स्टेडियम के साथ टाइप किया, थोड़े टाइम तक वहाँ तक किया। देन जर्नी वॉज वेरी टफ। एंड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप नॉर्मली ये 2-3 बार हो चुका है, सारे मीडिया वाले प्रिया से पूछ रहे हैं, शादी के लिए बोलते थे, पेरेंट्स प्रेशर करते थे, ये वो। The stress and the pressure is not only for the women, but it is equally for the men, because क्योंकि जब आपके घर वाले आपसे पूछते हैं ना कि बेटा नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या कर क्या रहा है तू, मतलब यू डोंट हैव एनी आंसर कि मेरा करियर क्या है इसमें, है ना। और दे वांट कि यू आर द ओनली अर्निंग बॉय इन द फैमिली, और तू फैमिली कैसे संभालेगा, ये कैसे करेगा आगे, ये है वो है। तो ये जो प्रेशर्स होते हैं ना, इट एक्चुअली मतलब आपकी ना फाइट बाहर वालों से नहीं होती, आपकी फाइट आपकी फैमिली से होती है। एंड बाहर वाले तो कोई बोल के भी चला जाएगा ना, आप सुनोगे और ऐसे इग्नोर कर दोगे कि यार छोड़ यार, फर्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल फाइट आपकी फैमिली से होती है। सो दैट वाज द मोस्ट टफेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ ड्यूरिंग कोविड, व्हेन माई फैमिली इज एक्चुअली फाइटिंग विद मी कि यार ये तूने क्या कर लिया है। एंड उसके बाद व्हेन आई एंटर्ड इनटू द फर्स्ट इवेंट, तो अगेन जब हमने फर्स्ट इवेंट किया, कोविड था, हमने एक्सपेक्ट किया था विल गेट अ गुड पार्टिसिपेशन, बट वी हैव ओनली फ्यू फाइटर्स। तो हमने गिनती की कुछ ही फाइट्स उसमें कराई, एंड अगेन दैट इज अगेन अ प्रेशर। देखा इवेंट फ्लॉप हो गया, देखा इवेंट खत्म हो गया, तू नहीं कर पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। एंड बिग शॉट्स इन द गेम, अगेन द प्रेशर फ्रॉम देम ऑल्सो, कह रहे तुम्हारे बस की नहीं है, तुम जैसे ये दिल्ली के लोग कैसे कर लोगे ये वो। सो ऑल दोज थिंग्स आई heard, we heard a bad comments from fighters also. मतलब being a promoter, I tell you, my job, Sunil sir's job, and whosoever in the promotion, we have a audience which is thankless. So वो अगर आपने एक गलती कर दी ना, तो आपके चाचे फूफे बन जाते हैं, जिनको शादियों में दही बल्ला नहीं मिला तो ये रोने लग जाएंगे। मतलब फैक्ट बता रहा हूँ आपको, दिस इज द ट्रू थिंग, बट वी डोंट केयर अबाउट इट। वी नो our target, we know our journey, we have to reach that. We have to make champions from India, we have to build such a talent from India कि वो लोग जब UFC उतरे ना, तो जैसे आज प्रिया उतरी, एक प्राउड मोमेंट है, गूज़बम्स उठते हैं जब कोई इंडियन वहाँ पर जाता है तो। एंड ऐसे हमारे एक कैटेगरी, दो कैटेगरी ने, हमारी 14 की 14 कैटेगरी में चैंपियंस होने चाहिए। जैसे आपने कहा कि कैटेगरीज बहुत सारी हैं और चैंपियंस आप तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें देख भी रहे होंगे, उनमें से बहुत सारे यंग भी होंगे जो चाह रहे होंगे इस फील्ड में आना। वो किस तरीके से ACS के साथ जुड़ सकते हैं? अगर उनको अभी नॉलेज नहीं है, कैसे वो आ सकते हैं, लेकिन अच्छा कर रहे हैं वो, मतलब फिटनेस अच्छी है, बॉडी अच्छी है, और वो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो कैसे वो आ सकते हैं? यार देखो, बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है हमारा। एमेच्योर क्राइटेरिया में आपको एक सिंपल गूगल फॉर्म फिल करना है, अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है, एंड यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ, दैट्स इट। दूसरा, कहीं पर भी आपको लगता है आपको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, वी हैव आवर ACS परफॉर्मेंस सेंटर इन दिल्ली। ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा जिम है फादर ऑफ फिटनेस, उसके अंदर हमारा परफॉर्मेंस सेंटर है। आपको लगता है आपकी ट्रेनिंग सफाइस नहीं है, आप वहाँ आओ, अपनी ट्रेनिंग करो, हम आपको हेल्प करेंगे आगे एमेच्योर करियर को बिल्ड करने में। सुनील सर आपको हेल्प करेंगे आगे कैसे आप लोग अपना करियर एक सही प्लेटफॉर्म। बहुत सारे प्लेयर्स को नहीं पता होता कि यार मैं ट्रेनिंग के साथ अपने फाइनेंशियल्स कैसे बैलेंस करूं। लास्टली 30 तारीख को बड़ा इवेंट है, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं व्यूअर्स को कि किस तरीके से होने वाला है। 30 तारीख को जो हमारा एक्चुअल इवेंट है वो 27 को शुरू है जी।
27 से लेके 29 तक वी हैव आवर एमेच्योर एलिमिनेशन राउंड्स, जो कि मतलब जिसमें हम चूज करेंगे कि हु कैन बी द नेक्स्ट मेन कार्ड एंड टाइटल फाइटर्स। एंड 30th को जो हमारा मेन इवेंट है ना, वो सिलेक्टेड बेस्ट फाइटर्स जो इंडिया के हैं एमेच्योर्स, उनके बीच में है। म्यूजिक से स्पोर्ट्स का जो मिलन हम देख रहे हैं, इसके पीछे की कोई कहानी है क्या? मतलब कहानी सिंपल है यार, हम लोग भी जब फाइट करने जाते थे तो हमें बूस्ट करने के लिए विल पुट आवर ईयरफोन्स ऑन, लीड Right. लगा के हम लोग बैठे रहते थे ताकि किसी और फाइटर की बै 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 नहीं सुननी पड़े और हम लोग फोकस रहते थे। तो म्यूजिक इज़ वन ऑफ द सोर्स फॉर एवरी फाइटर। आई थिंक जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं वी नीड म्यूजिक, और कुछ रेज म्यूजिक, कुछ रैपर्स। मतलब मेरे टाइम पे मुझे याद है आई यूज टू लिसन बोहेमिया पाजी, एंड बोहेमिया के सॉन्ग्स ऐसे होते थे कि थोड़ा सा पंप अप करते थे कि हाँ काली दिनाली है, वो बैठे हुए हैं तो हम लोग ना वो मतलब बैठे बैठे हमारा चलता रहता था, वार्म अप चलता रहता था। तो दैट वाज आवर टाइम। और मुझे लगता है कि म्यूजिक और फाइट का तो कॉम्बिनेशन यार सुपर्ब है, मतलब इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिकॉज एवरी फाइटर यूज टू हेयर म्यूजिक एंड टू पम्प देम, टू यू नो एनकरेज देम। इससे बेटर तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो 30 तारीख को जी बड़ा इवेंट है और आपको तमाम फाइटर्स UFC की जो MMA में फाइट्स है उसमें देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।